कि आइए और हमारे सामने, हम आपके सामने ईवीएम मशीन रखते हैं और छेड़छाड़ करके दिखाइए, तब कोई गया भी नहीं वहां तक। ये तो रोना है उनको, फिर हारेंगे तो फिर रोएंगे। जी, सुधा कश्यप, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी। आज हम यहाँ पे जनपद बाराबंकी में कलेक्ट्रेट तहसील में उपस्थित हैं और हम इस जो चुनावी दंगल जो चल रहा है इसके विषय पे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से चर्चा करेंगे। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा भान प्रताप सिंह नाम है और मैं जनपद बाराबंकी के अंदर अधिवक्ता हूँ। जी सर, आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं? मैं पार्टी से ज्यादा बताना चाहता हूँ कि मैं नीतियों को समर्थन करता हूँ, चाहे वो राष्ट्रीय परिदृश्य में हो और चाहे राज्य के परिदृश्य में हो। और इस पूरे फॉर्मेट के अंदर, इस पूरे खाके के अंदर एक ही पार्टी उभरती है, वो भारतीय जनता पार्टी। सर, और पार्टी क्यों नहीं, ऐसा आपको लगता है? मैंने आपको पहले कहा था कि मैं नीतियों को पहले देखता हूँ, पार्टी को बाद में देखता हूँ, नेता को बाद में देखता हूँ, नेतृत्व को बाद में देखता हूँ। क्योंकि नीतियाँ, जिस पार्टी की नीतियाँ को उसी का ही वो इम्प्लीमेंटेशन करती हैं, उसको ही वो क्रियान्वित करती हैं। और पार्टियों की नीति ही कहीं बेसलेस हैं, उनकी केवल एक नीति है, किसी भी तरीके से आप भाजपा को हटाओ और हमको लाओ। इसके अलावा कोई नीति हो तो बताइए। इसी ग्राउंड को लेके, इसी एजेंडे को लेकर वो इकट्ठे भी होते हैं, उनकी नीतियाँ अलग अलग हैं सबकी, चाहे वो बसपा हो चाहे वो भाजपा हो। भाजपा की नीतियों के आपने इतना बखान किया है, कुछ स्पष्ट नीतियों का बात बताइए। जैसे कि अभी भाजपा ने कहा था बेरोजगारी हटाने का, महंगाई कम करने का, पर ऐसा अभी जनता को कुछ दिख नहीं रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक सवाल आपके सवाल का है बेरोजगारी हटाने का, तो मन मस्तिष्क में हमारे एक ही सवाल गूंजता है, बाबा बेरोजगारी। हम, भारत जो है हमारा बहुत साल गुलाम रहा, हजारों वर्ष गुलाम रहा, कभी मुसलमानों का गुलाम रहा, मुगलों का गुलाम रहा, कभी अंग्रेजों का गुलाम हुआ। वो नौकरी की मानसिकता से हम आज भी छुटकारा नहीं पा पाए। हमारी दिमाग में आज भी गुलामी भरी हुई है कि हम नौकरी करें। रोजगार का मतलब आदमी समझता है, अधिकांश पब्लिक यही समझती कि नौकरी, और नौकरी वो भी सरकारी नौकरी। रोजगार ये नहीं, बेरोजगारी को हम अपने स्वरोजगार करके भी हटा सकते हैं। हम स्वरोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, एम्प्लॉय बनाना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर ये क्यों नहीं जज्बा पैदा होता कि हम सब अपना कोई काम करेंगे, उसमें 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। हम यही क्यों चाहते हैं कि कोई एम्प्लॉयर हो, हम उसके एम्प्लॉय बन जाएं। उसके लिए स्टार्टअप योजना आई, स्वरोजगार योजना आई। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्तर पे काफ़ी प्रयास किया, बूस्टअप करने का प्रयास भी किया। काफ़ी नवयुवकों ने, काफ़ी बेरोजगार जो अपने आप कहते थे, उन्होंने शुरुआत किया। और दूसरी चीज़ें को आती है कि आदमी को अपनी क्षमता का भान स्वयं होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कलेक्टर बन सकता हूँ कि मैं दरोगा बन सकता हूँ, कि मैं एडवोकेट बन सकता हूँ कि मैं जज बन सकता हूँ। हाँ सर, लेकिन इस समय जो कोविड-19 का दौर चल रहा है और 2 सालों से इसकी मार जनता झेल रही है, इसमें स्वरोजगार करना भी बहुत मुश्किल है। इसके तहत आप क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे ये महामारी है, इसको विश्व परिदृश्य में देखें आप, केवल भारत के या राज्य के परिदृश्य में ना देखें, पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, हम भी उससे त्रस्त हैं। जी जी। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम भी अफेक्टेड हुए, राज्य की, देश की, वो राजकोष भी अफेक्टेड हुआ, जनता भी अफेक्टेड हुई। उसके बावजूद सरकार का काम क्या होता है ऐसे समय में कि सबसे पहले बेसिक नीड क्या होती है कि व्यक्ति विशेष को राशन, कम से कम उसके खान पान, और दूसरा होता है चिकित्सा। रोजगार तो उसके बाद में आता है। हमें समय पे राशन मिल जाए। राशन को तो ये नहीं कि हम आपसे कहेंगे हम आपको पनीर देंगे, कि हम आपको बहुत बढ़िया चीजें देंगे। बेसिक नीड जो होती है, जैसे आटा हुआ, चावल हुआ, ऐसी चीजें होती हैं ताकि आदमी अपना वो गुजारा कर सके। तो अफेक्टेड तो सब हुए, हम भी अफेक्टेड हुए उस चीज को लेकर। पर सर, केवल चावल गेहूं दे देने से तो पेट नहीं भर जाता, क्योंकि इस समय जो महंगाई का दौर चल रहा है, गैस इतनी महंगी हो गई है। क्या आपको लगता है कि एक गरीब व्यक्ति उसको ले पाने समर्थ है? देखिए, महंगाई एक सतत प्रक्रिया है जी। और एक तरीके से देखा जाए, अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अर्थशास्त्र के एंगल से अगर देखें, तो महंगाई जो होती है वो तरक्की का द्योतक है जी। अगर महंगाई रुक जाएगी तो हमारा विकास भी रुक जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई पूरी तब हो जाती है जब वो बूस्टअप कर जाती है। अगर 1 रुपए की चीज होती है, वो 1000 में बिकने होती है, वो कर्जा हाइक करती है, वो बूस्टअप कर जाती है। बूस्टअप नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में आना ही आना है। अब किसान ये सोचता है कि हमारी फसल, हमारा गेहूं 2000 रुपए क्विंटल में बिके, हम चाहता हमें 2 रुपए किलो में मिले, कैसे संभव है? लेकिन सर, जो स्तर है हमारा,
जो जीवन यापन का स्तर है, कुछ निम्न है, कुछ मध्यम वर्ग है, कुछ उच्च वर्ग है, लेकिन महंगाई तो एक स्तर में बढ़ती है। तो हम जो निम्न वर्ग हमारे हैं उनके लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, देखिए ये वेरिएट नहीं करती पर्सन टू पर्सन कि साहब इनके लिए ये चीज इतने रुपए किलो मिल गई, लेकिन इसके बावजूद भी वेरिएट किया गया। शू सही है, किसी को लाल कार्ड, किसी को सफेद कार्ड मिला, उसके आर्थिक स्थिति को देखते हुए मिला, ठीक है। और लेकिन उसका मिसयूज होता है तो उसके लिए रोकने की भी कार्रवाई हो सकती है। और ये हमको स्वयं सोचना चाहिए कि हमको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। रहा सवाल, अभी आपने महंगाई गैस वाली नाम लिया, मैं अभी लेटेस्ट आपको यूक्रेन का बता रहा हूँ। यूक्रेन वो पार्ट था रशिया का, कभी यूनियन सोवियत और सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था, टूटने के बाद उज्बेकिस्तान बना, यूक्रेन बना, ये सारे प्रांत अलग हुए हैं। और उसके अंदर ये था कि आपने गैस महंगी कर दी, एक एजेंडा, एक उनका जो मांग थी गैस महंगी कर दी। महंगी होना और उसको हम सब्सिडी पे दें, हम सब्सिडी पे जोर देते हैं, हम अपनी इनकम बढ़ाने पे जोर नहीं देते। आज निम्न वर्ग, आपने कहा 100 रुपए कब आता है, मनरेगा को ले लिया, 300-400 रुपए नीचे से रोजगार किसी का कम नहीं है। एक मजदूर जो बेस बहुत ग्राउंड टू अर्थ आदमी है, उसकी भी मजदूरियाँ 300 रुपए कम से कम है। सर, जैसा कि आपने सब्सिडी की बात की, कुछ समय पहले तक तो सब्सिडी मिल रही थी, जबकि सिलेंडर 800 का था, अभी सिलेंडर 950 का हो गया है, पर सब्सिडी शायद 35 रुपए करीब हो रही है, मिल रही है केवल। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हम चाहते हैं कि हमारी सुविधाएं तो अमेरिका की तरीके की हों, यूरोपियन कंट्रीज की तरह हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत डेवलप्ड हो, एक विकसित देश की तरह हो, रेलगाड़ियां हमारी बुलेट ट्रेन की तरह चले। सर, सोच लेने से तो नहीं होगा, हमें जनता का ख्याल करते हुए निश्चित तौर पे करना होगा। देश बचेगा, जनता बचेगी। देश अगर नहीं बचता, जनता नहीं बचती। जनता होगी तभी तो देश बचेगा जी, लेकिन देश का बचा रहने से ही जनता का स्वास्थ्य निहित होगा, निश्चित तौर पे निहित होगा। क्योंकि अब इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, हम देखते हैं हमारी सड़कें भी अच्छी होनी चाहिए। हमें डिफेंस प्रोजेक्ट हमारा देखिए, डिफेंस के अंदर जितना बजट हिंदुस्तान का है, आज 5वें-6ठे नंबर पे देश है हमारा जो डिफेंस पे सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को सिक्योर करना है। हम 4 रोटी की जगह 1 रोटी खा के भी गुजारा कर सकते हैं, लेकिन हम सुरक्षित रहेंगे तभी तो वो संभव है। बिल्कुल, बात तो सुरक्षा की है। जैसे कि आपने लाल कार्ड, सफेद कार्ड, अलग अलग कार्डों की बात की है, जिनमें सिलेंडर मुफ्त भी दिए गए योजना के तहत। सर, उन पे भी जो है मुफ्त देने के बाद 1000 रुपए ही पड़े हैं, उसमें कोई उनको छूट नहीं मिली है और सब्सिडी भी उनको नहीं मिली है। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो व्यक्तिगत मेरी तो ये राय है कि मैं मुफ्त के तो हमेशा खिलाफ हूँ। किसी भी देश को, किसी भी प्रजाति को, किसी भी रेस को, किसी पीढ़ी को अगर आपको बिगाड़ना, उन्होंने मुफ्त खोरी और लतखोरी की आप आदत डाल दीजिए। जब हमें फ्री में हर चीज मिलने लगेगी तो हम कमाएंगे क्यों? लेकिन सर, बात सब्सिडी भी नहीं होनी चाहिए, सब्सिडी भी नहीं होनी चाहिए। आप सब्सिडी किस लिए? लेकिन यहाँ बात, हम मुफ्त तो आप लोगों ने दिया, उन्हें मुफ्त लगाने की नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो उनका निर्धारित मूल्य एक तय होना चाहिए, मानक तय होना चाहिए, जिसको वो बेयर कर सके, एफोर्ड कर सके। एफोर्ड करने की अपनी क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि सिलेंडर हमें रोज लाइन में खड़े होकर बनवाना है, रोज भरवाना है। एक सिलेंडर एक आम फैमिली के अंदर कम से कम 1 महीना चलता है। और किसी भी ईंधन को ले ली, चाहे वो मिट्टी को, तेल को ले या लकड़ी को ले, लगभग एवरेज वहीं पर आकर गिरता है। सर, लेकिन आपको लगता है कि कोविड-19 के 2 सालों से आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, जिसके तहत क्या 1000 लगभग सिलेंडर हो रहा है, या पेट्रोल का देखा जाए वो महंगा हो रहा है, तो क्या इस तरह की महंगाई होनी चाहिए थी? देखिए, महंगाई तो होनी है। महंगाई इसलिए होनी है, आप पेट्रोल पे आइए या आप उस पे डीजल पे आइए या आप गैस पर आइए, अल्टीमेटली बढ़ना है। क्योंकि बेसिक मूल्य इनका क्या है, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहाँ से डेवलप करेंगे? हम 2 साल से राशन फ्री दे रहे हैं, कोई भी सरकार, हम नहीं, कोई भी सरकार देती है, कहीं से तो उसको अपनी इकोनॉमी बचानी पड़ेगी। केवल दाल, चावल, गेहूं फ्री देने और गैस महंगी करने से पकाएंगे कैसे? उनकी तो सोचिए, जिनके पास साधन नहीं, आर्थिक स्थिति मुझको नहीं, मुझे कहीं भी नहीं लगता, कहीं भी नहीं लगता कि इतना हम निम्न स्तर पे पहुंच चुके हैं कि हम बेसिक नीड हमारी पूरी नहीं हो पा रही। बेसिक नीड सबकी पूरी हो रही है, बशर्ते कि उसके अंदर करने का जज्बा हो। चलिए सर, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि जनता आपके इस तरह से संतुष्ट होगी, क्योंकि जनता को ये चाहिए कि हमने जो नायक, जो अपना सेनापति चुना है, वो हमारी सुरक्षा, हमारी सुविधा का ख्याल करे, सब कुछ हमारे पे डाल दे। देखिए, ये जज्बा मेरे ही अंदर नहीं, हर एक के अंदर होना चाहिए। नेशन फर्स्ट का, राष्ट्र प्रथम। और आपकी सरकार में तो पुलिस की भी गुंडागर्दी अच्छी चलती है। देखिए, पुलिस की गुंडागर्दी कहेंगे या इसे आप कानून व्यवस्था के
की बात करेंगी। मैं ये नहीं कहता पुलिस निरंकुश नहीं हुई, पुलिस ने कहीं कहीं अति भी की तो उसको सजा मिली। किसी भी स्टेट लेवल पे, राज्य के लेवल पे, सरकार के लेवल पे पुलिस को कहीं प्रोटेक्ट नहीं किया। अगर उसने कहीं गलत किया है तो जहां उसने गलत किया उसके कर्मचारी अधिकारी सस्पेंड भी हुए। केवल सिपाही और दरोगा थानेदार सस्पेंड हुआ करते थे, आज पुलिस अधीक्षक राज्य स्तर के लेवल के भी अधिकारी सस्पेंड हुए गलत करने पर। अब सवाल दूसरा आता है, एक पुलिस एक ऐसा संगठन है, उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है जी। 20 आदमियों को थाने से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं 2 लाख की आबादी पे कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पा सकता। क्यों नहीं कर सकता? एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेरर कह लीजिए, साइकोलॉजिकल एक प्रेशर कह लीजिए कि इन 20 आदमियों से एक साइकोलॉजिकल आदमी रहता है पुलिस। जब जब पुलिस का भय खत्म होगा अपराधियों के बीच में, अपराध का ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। और सर क्या उनकी जो कहा जाए कार्य क्षमता है, आपने 20 लोग या 2 लाख जो भी पड़ता है उनका, तो उस प्रेशर में क्या वो जनता पे ही आतंक करने लगेंगे? जनता को कब आतंक होता है बताइए? जनता पे तो आतंक कभी नहीं होता। और जनता का आतंक जनता पर नहीं, तो आप बताएं, एक उदाहरण दें आप। और मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हूँ और ये सरकार पूरी क्रिमिनल्स के अगेंस्ट है, ठीक है। लेकिन जहां जनता अगर पुलिस के अत्याचार से पीड़ित होती है तो निश्चित तौर पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और होती है। हम उसको अपने लेवल कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। जनता के पक्ष में कार्रवाई होना तो बहुत कम देखा गया है, पुलिस के आतंक को ज्यादा देखा गया है। तो सर कुछ उसको आप आतंक का नाम दीजिए या पुलिस को प्रेशर का नाम दीजिए। नहीं, लेकिन पुलिस सुरक्षा के लिए होती है और पुलिस अगर जनता को परेशान करने लगेगी मैं तो वही जनता जानना कहाँ चाहता हूं, जाएगी? अगर हम बिना हेलमेट के चल रहे हैं, बिना सुरक्षा के चल रहे हैं, हम अपना सिर नहीं बचाना चाहते हैं, पुलिस चालान करती है तो उसको आप पुलिस का आतंक कहेंगे? ये हमारे देश में ही होता है कि हमारी अपनी सुरक्षा के लिए भी हमको चालान करवाना पड़ता है, पुलिस को प्रेशर बनाना पड़ता। नहीं आप हेलमेट पहनी तो 1000 रुपए के चालान होगा। हम खुद क्यों नहीं सोचते कि हम हेलमेट पहन के चलें? पुलिस जितना सपोर्ट करती है कि हम चालान काट रहे वो किनारे पे ले जाके उतना ही वसूली भी कर लेती है। ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आ जाता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उस पर जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से पीड़ित होता है जी, कोई भी एक यूनिट की एक इकाई की बात करता हूँ, क्या उसको पहले तो आवाज उसको उठानी चाहिए कि हम नहीं देंगे। जब वो देता है तो तभी वो लेता है, वो इस बात के लिए तैयार हो नहीं हम चालान कटवाएंगे। ये क्या करे, पुलिस से डरी हुई रहती है, वो आवाज उठाएगी, आप इसे आवाज उठाएगी, वो पता नहीं उसी के पे और क्या उनके पे चार्जेस लगा दें और क्या स्टिकता दिखा दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी कि आप किसी अपवाद की बात तो अलग है, लेकिन इस तरीके से नहीं होता कि आप हेलमेट नहीं पहने तो आपके ऊपर और धाराएं लगा देगी पुलिस। ऐसा नहीं होता कभी और ना होना चाहिए। जिसको आप बार बार आतंक कहते हो, मैं उसको प्रेशर कहता हूँ। और प्रेशर जनता के ऊपर नहीं कहता, पर्टिकुलर जनता के लिए बात नहीं करता, मैं पर्टिकुलर क्रिमिनल्स की बात करता हूँ। मैं ट्रैफिक के अंदर, ट्रैफिक रूल्स के अंदर आप वायलेट मत करिए। सर आतंक इसलिए कहा कि अगर कोई बिल्कुल निरंकुश हो करके निरी जनता को जो कि सहायता मांगने आई है उसी पे अगर वो अत्याचार करे तो इसको क्या कहा जाएगा? नहीं, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि आप FIR मत लिखिए, वर्कआउट कीजिए। कभी इस गवर्नमेंट के अंदर पहले जो गवर्नमेंट होती थी वो क्राइम ग्राफ को गिराने के लिए पुलिस पर ये दबाव बनाया जाता था कि आप जो है FIR दर्ज मत कीजिए, ताकि क्राइम का ग्राफ FIR दर्ज होने की उससे होता है। तरीका पुलिसिंग का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप FIR कीजिए और उनको वर्कआउट कीजिए। और सर वर्कआउट कीजिए, अगर फोर्स FIR है तो जो जिसने रिपोर्ट करता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। तो इस तरीके की मानसिकता से, इस तरीके से जो आदमी पद्धति से वो दूर हो जाएगा। जानेगा अगर हम फर्जी FIR किसी के खिलाफ लिखाते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, तो जेन्युइन आदमी वहां तक पहुंचेगा। सर अब थोड़ा सा पुलिस के चर्चाओं से दूर हटके हम अपने चुनावी चर्चा पे आते हैं जी। आपने कहा था भाजपा की नीतियों के बारे में, तो उनकी क्या इतनी अच्छी नीतियां हैं जिनमें आप प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हम आते हैं विदेश नीति के ऊपर। जी। विदेश नीति जो थी, जो पिछली सरकारों में जो गलतियां हुई थी वो जानबूझ कर हुई थी या अनजाने में उनसे हुई थी, उनको हमने मीट आउट किया। जी। जम्मू कश्मीर हमारे देश का अभिन्न भाग है, लेकिन उसकी थोड़ी सी गलती ने धारा 370 को लगा इस तरीके से कर दिया था कि वो जैसे भारत से एक अलग प्रदेश है, प्रदेश नहीं बल्कि एक देश है। 370 को हटाना, बहुत धमकियां थी, वहाँ के स्थानीय नेता भी कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, झंडा उठाने वाला नहीं बचेगा, ठीक है। लेकिन उसको 370 को समय आने पर भाजपा ने समाप्त किया।
दुर्भाग्य ये था कि वो देश में यहाँ से सब्सिडी लेते थे, यहाँ से टैक्स से भी कम बचत में लेते थे, यहाँ से वो फायदा भी लेते थे, लेकिन झंडा पाकिस्तान का रोज पत्थरबाजी होती थी, सब कुछ होता था। उसके बावजूद भी कभी वो वहाँ पे संविधान जम्मू कश्मीर का अलग था, उनका ध्वज अलग था। तो एक देश के अंदर ये दो चीजें स्वीकार नहीं की जा सकती थी। जम्मू कश्मीर का रहने वाली कोई लड़की अगर भारत की किसी अन्य प्रांत के मुस्लिम युवक से ही शादी करती थी तो उसकी नागरिकता वहां की समाप्त हो जाती थी, अकॉर्डिंग टू 370। लेकिन वही लड़की जम्मू कश्मीर की जब पाकिस्तान की किसी लड़के से शादी करती थी तो पाकिस्तान का तो नागरिक होता ही था, स्वतः ऑटोमेटिकली उसको भारत की भी नागरिकता मिल जाती थी। ये कुछ खामियां थी 370 की, उसको हमने दूर की। अब हमने डिफेंस पे विश्व परिदृश्य में आज भारत का एक अपना स्थान है। जब वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, भारत आज किसी के भी दबाव में नहीं है। S-400 की मैं बात करता हूं, अगर देखा जाए अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। S-400 डिफेंस सिस्टम है जिसको कि हमने रशिया से खरीदा। S-400 वो सिस्टम जिससे हमने अपनी नॉर्दर्न बाउंड्रीज को सिक्योर किया। आज पाकिस्तान से कोई मिसाइल चलती है या टेक ऑफ कोई जहाज फाइटर करता है तो हम यहीं से बैठे बैठे टेक ऑफ करते ही उसको वहां उड़ा सकते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा इजराइल में मुश्किल ही ताकि कोई उनके मिसाइल या कोई जहाज उनके देश में प्रवेश कर जाए। उस सिस्टम को हमने लिया। विरोध और दबाव हम पे अमेरिका का था कि हम उस सौदे को ना करें, लेकिन हमने किया, लिया। राफेल को ले लीजिए आप, हमने राफेल भी हमारी जरूरत थी। इसकी कमी हमको अभिनंदन पायलट हमारे अभिनंदन जिनका जहाज गिरा था मिग 27 गिरा था पाकिस्तान के अंदर, कि पुराने जहाज से उन्होंने उनके F-16 को गिराया था। ये पायलट की तो खूबी थी, लेकिन मैकेनिज्म में हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए थे। उन चीजों को हमने आधुनिकीकरण किया, जरूरतों को हमने पूरा किया। इस तरीके से हमारे विश्व परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय नीति हमारी ये थी कि हमने आज भारत को एक स्थापित कर दिया कि हिंदुस्तान भी कोई देश है, वहाँ का प्रधानमंत्री भी है, वहाँ के लोग भी हैं। सर, कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सब केवल भाजपा पार्टी का दिखावा रहता है, केवल चुनाव में विजय प्राप्त करने का। नहीं, विश्व परिदृश्य में तो इंटरनेशनल रेटिंग होती है जी। आपका न्यूयॉर्क टाइम्स है और फॉरेन मैगजीन्स है, फॉरेन के कवरेजेस होते हैं। हमें चैंपियन ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है हमारे प्रधानमंत्री को। हमारे प्रधानमंत्री को अरब से भी सम्मान मिलता है, हमारे प्रधानमंत्री को और देशों से भी सम्मान मिलता है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हमारे यहाँ का विपक्ष करता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कश्मीर प्रकरण को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी यूएनओ गए थे। राष्ट्रीय मुद्दे को स्थानीय मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण नेहरू जी ने किया था, यूएनओ में उसको पहुंचा दिया था। पहली गलती उनकी ये थी और आज भी वही गलती बार बार दोहराते हैं, जाने या अनजाने। स्थानीय मुद्दों को पाकिस्तान यहाँ के विपक्ष को कोट करता है, जेएनयू प्रकरण को कोट करता है, 370 को कोट करता है और उसको लेकर के जाता। देखिए वहां की कांग्रेस पार्टी, वहां की सपा पार्टी, वहां की बसपा पार्टी भी इसके खिलाफ है जी, और इसको कोट करता है यूएनओ के अंदर जाकर के। सर, आपके समय के पार्टी की चुनाव की जो दौर चल रहा है, इसकी तैयारियां कैसी चल रही है? देखिए, होमवर्क हमने बहुत पहले कर लिया था। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, वन मैन पार्टी नहीं है। ये पार्टी है, प्रॉपर्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मैं स्पष्ट कह सकता हूँ, मुलायम सिंह प्राइवेट लिमिटेड, मायावती एड कंपनी, क्योंकि उसमें एक आदमी है, वो सही करे गलत करे, सबको उसकी जी हजूरी करनी ही करनी होती है। लेकिन हमारे ऐसा नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ लेवल पे और हर लेवल के ऊपर हम बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे। हमारी तैयारी आज की नहीं है। सर, जैसा कि पिछले चुनावों में ये सुनने में आया, लोगों का ये कहना था कि आपकी ईवीएम मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, इसी वजह से भाजपा जीती है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, उन्हें कहीं ना कहीं तो हमें अपनी कमियां छिपानी थी जी। वो अपनी कमियां नहीं देखते कि हमें वोट मिला, कम क्यों तो मिला। जनता जागरूक भी है जी। और दूसरी चीज ये आती है कि हम ईवीएम पे दोषारोपण करेंगे तो हमारी अपनी कमियों को हम छिपा ले जाएंगे। ठीक है, ईवीएम के जब इलेक्शन कमीशन में सवाल आया तो बाकायदा डेमो किया गया और आपत्ति मांगी गई इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि आइए और हमारे सामने, हम आपके सामने ईवीएम मशीन रखते हैं और छेड़छाड़ करके दिखाइए। तब कोई गया भी नहीं वहां तक। ये तो रोना है उनको, फिर हारेंगे तो फिर रोएंगे। जी, ये अधिवक्ता साहब यहाँ पे हैं, इनसे पूछना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेंद्र कुमार श्रीवास्तव है, मैं कलेक्ट्रेट कचहरी में अधिवक्ता हूँ। सर, आपका इस चुनावी दौर में जो चल रहा है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है, क्या विचारधारा है? चुनावी दौर का ओपिनियन ये है कि हम तो भाजपा के समर्थक हैं।
तो हमें तो जो भी करना है भाजपा के लिए करना है, ना कि मोदी के लिए, ना कि योगी के लिए। हम भाजपा के लिए करना है। जी, तो आप भाजपा के इतने समर्थक हैं, इन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है, इसके बावजूद भी आपको लगता है इस बार भाजपा आएगी? महंगाई तो हर सरकार ने किया है, कोई हमारे लिए पर्सनल तो हुआ नहीं कि हमारी ये सपा रही है, बसपा रही है, कांग्रेस रहे तो उन्होंने सस्ता मुझे दिया। समय के अनुसार महंगाई बढ़ती गई। जो समय था जब 2 रुपए का था, आज का समय 20 रुपए का है, तो इसमें महंगाई नहीं हुई है, ये समय के अनुसार बढ़ गया है, लोगों को महंगाई लग रहा है। देखिए सर, जो अभी ये कोविड-19 का दौर रहा है, इस दौरान जो है अभी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा स्तर उसका गिर गया है, तो इससे आपको नहीं लगता जनता कुछ ज़्यादा ही परेशान है? देखिए, कोविड-19 जो है पूरे देश में, ना कि हमारे भारत में, पूरे विश्व में चल रहा है ये प्रकरण, और इससे हर कोई परेशान है। लेकिन परेशानी का समाधान जो है हम लोग खुद ही करेंगे, ना कि सरकार हर किसी को अवेलेबल नहीं करा सकती है। अगर सरकार हर एक चीज़ अवेलेबल हर इंसान के लिए पर्टिकुलर करेगी तो असंभव है। हम लोग खुद जागरूक होंगे, खुद हम लोग इससे लड़ेंगे, इससे हम लोग खुद जीतेंगे। कोविड से हम जीत जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसा कि ये है कि अदर जो हमारे देश जो हैं वो विकासशील देश हैं, और हमारा अपना भारत देश वो विकसित देश है, और हमारा अपना भारत देश विकासशील देश है। यहाँ की जनता वहाँ से काफ़ी गरीब है, तो आपको नहीं लगता है कि हमें कुछ ज़्यादा जनता का सोच के चलना चाहिए? देखिए, विदेशों की जो नीतियाँ हैं वो, लेकिन हमारे भारत के सर, अदर देश तो विकसित देश हैं और हमारा देश भारत विकासशील देश है। यहाँ की जनता गरीब है, अभी उसका जो स्तर है, आर्थिक स्तर है, उतना उच्च नहीं हुआ है, तो इस ओर आप क्या कहेंगे? कुछ हमें जनता का भी सोच के चलना चाहिए। देखिए, दूसरे देशों की क्या नीतियां हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में। हमारे भारत की जो प्रक्रियाएं हैं ये हर किसी के लिए है, ना कि केवल एक मतलब कोई एक ही आदमी के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए नहीं बनाई गई है। विकसित देश और विकासशील देश दोनों में बहुत अंतर है। हमारे यहाँ दिन पर दिन विकास होता जा रहा है, पहले का क्या था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मैंने जो 10 साल का अनुभव अभी मेरा है, मैंने पिछले पंचवर्षीय में भी देखा, जो रीति या नीति जो भी हुई बढ़ा घटा मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैंने जो देखा बीजेपी के कार्यकाल में बहुत कुछ बढ़ा हुआ है। चाहे आप सड़क पर आइए, चाहे आप खान पान पे आइए, चाहे आप जो भी प्रक्रियाएं हों, कहीं पर भी हम कमज़ोर नहीं हैं। हम आज भारत हमारा इतना मजबूत हो चुका है कि और देशों से हम प्रॉपरली लड़ सकते हैं खड़े होकर, हम किसी से हार नहीं मान सकते हैं। पहले हमारे यहाँ लोग भागते थे, जब दूसरे देशों के लोग हमारे ऊपर अटैक करते थे तब हम लोग भागते थे उनसे लड़ने के लिए। आज हमारे पास उनसे लड़ने के लिए इतनी अधिक शक्तियाँ हो गई हैं कि वो खुद हमसे डर रहे हैं, हमारे सामने आने से भागते हैं। ये कमियां अब हम धीरे धीरे और भी सुधार रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ हर आदमी पर्टिकुलर चाहता है कि हम सरकार के हिसाब से चलें या हम अपने हिसाब से चलें, ना कि सरकार की रीत से। सरकार जो कर रही है वो अपने लिए अच्छा कर रही है, लेकिन हम अगर करेंगे नहीं तो हम कैसे पाएंगे? सरकार हमें नौकरी दे तो नहीं देगी, उसके लिए हम प्रक्रिया करेंगे। इसमें चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, हम अगर उस लायक हैं तो हमको सपा भी चयन करती, बसपा भी करती, बीजेपी भी कर रही है। सर, आपने कहा सरकार नहीं करेगी, सरकार अगर रोजगार के साधन नहीं जुटाएगी तो जनता स्वयं क्या करेगी और कितना कर लेगी अपने लिए? देखिए, जनता जो भी कर रही है या जो भी करना चाहते हैं, सरकार का पर्टिकुलर एक साधन नहीं कि हम आपको ही करेंगे। सरकार के पास करोड़ों की संख्या है, ना कि एक आदमी के लिए। उस करोड़ों में कितने को उन्होंने रोजगार दिलाया है इस बार? देखिए, 5 वर्ष ये पहले भी उन्होंने क्या दिलाया था जो आज दिला रहे हैं। 5 वर्ष पहले भी जो हुआ था, पहले तो कुछ कारखाने वगैरह लगाए गए थे जिसमें रोजगार मिला था। आपकी सरकार में क्या हुआ है ये बताएं हमें। देखिए, जो कारखाने लगे हुए थे, जो लीगल बेस पर थे, वो कारखाने चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं चल रहे हैं। आज का जो प्रकरण है वो अब सब कुछ हमारे निगरानी के हिसाब से हो रहा। पहले बिना कुछ लिखा पढ़ी से होता था काम, कोई इंटरनेट सुविधाएं नहीं थी इस तरह की, इतना फास्ट सिस्टम नहीं था। अब सारा कुछ ऑनलाइन प्रक्रियाएं हो गई हैं, तो जो रजिस्टर्ड कंपनियां थी वो उनकी बची हुई हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं थी वो कंपनियां चली गई हैं। सर, इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि शिशु से बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। देखिए, बेरोजगारी तो बढ़ना निश्चित है। आबादी का अगर हम लोग अपने यहाँ सुरक्षित आबादी नहीं करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसा आपने कहा कि कंप्यूटर का ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो लेकिन शिक्षित बेरोजगारी पे आप क्या कहेंगे? आज का नवयुवक पढ़ लिख कर तो बैठा हुआ है डिग्री लेकर के, लेकिन उसका
कुछ मतलब अर्निंग का कोई साधन है, ना जॉब है, ना कोई व्यवसाय है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग अच्छी शिक्षा किए हुए हैं वो फालतू नहीं बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सर्विस में हैं, कहीं कोई प्राइवेट कंपनी में है, कहीं कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं। जो एक प्राइवेट ऐसे ही पढ़ लिख के केवल डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर, आपकी सरकार में हमने एक चीज़ ये भी नोटेड किया है कि वैकेंसियाँ निकलती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, कभी परीक्षा के टाइम कैंसिल हो जाता है, कभी साक्षात्कार के टाइम भी उसमें कैंसिल आ जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो जो वैकेंसी जो निकलती है ये तो सरकार अपने हिसाब से तैयार करती है कि उसको कब निकालना है, कब क्या करना है। अभी जैसे ये टीटी की परीक्षा का हुआ जी, तो टीटी परीक्षा में जो परीक्षा पेपर हुआ वो रद्द हो गया, पेपर लीक हो गया था, वो रद्द कर दिया। उसमें कितने अभियुक्त पकड़े गए। इसके पहले और भी हमेशा ऐसा होता था, कभी कोई पकड़ा नहीं गया। इसमें पूरा गैंग पकड़ा गया। इस सरकार ने इतना अच्छा काम किया, पूरे गैंग को पकड़ के उनको सजा दिलवाई। उसके बाद उस पेपर को कैंसिल करवा के अभी 23 जनवरी और 27 जनवरी में ये पेपर करवा रहे हैं, जिसमें हमने उनको साधन भी फ्री किया, आने जाने का 3 दिन का। आप एडमिट कार्ड निकालिए, उसके बाद आप फ्री सेवा में जाइए, पेपर दीजिए, उसके बाद भाजपा समर्थक मिले हैं। अब हमारे पास एक महिला अधिवक्ता हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम? दीपा सिंह। मैं यहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ, सीढ़ी कोट बाराबंकी। मैम, इस चुनावी दौर में आपका क्या विचार है? मैं भाजपा की नीतियों से सहमत हूँ, जैसा कि अभी भानु प्रताप सिंह हमारे सीनियर हैं, उन्होंने बताया, और उनके कार्यों से भी सहमत हूँ। बस कुछ कमियाँ हैं तो हम चाहते हैं सरकार इसमें सुधार करे, बाकी सब सही है। जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, ये 2 मुद्दे अक्सर लोगों के मतलब आम जनता इससे पीड़ित है और यही मुद्दे हमेशा उठते रहते। तो इन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से भाजपा बेस्ट है। जैसा कि आपने कहा आम जनता पीड़ित है, जनता पीड़ित है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार फिर भाजपा आएगी? अब इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तक जितना हमने लोगों को जाना है तो लोग कहते रहे हैं कि आएंगे योगी। बाकी हम तो भाजपा समर्थक है, अब लोगों का क्या है वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा।